हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 1857 की लड़ाई के बारे में। ये लेक्चर्स आपको जेके एसएसबी के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहता हूँ यहाँ 1857 रिवोल्ट के बारे में। बैटल ऑफ प्लेसी 1757 के बाद ब्रिटिशर्स ने मुगल्स और मराठास की पावर तो कम कर ही ली थी और 1857 आते आते उन्होंने आधे भारत को अपने अंडर में ले लिया था। 1757 से लेके 1857 इन 100 सालों में इंडिया पे कंपनी का रूल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे। तो इस पीरियड में भारत डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में तो नहीं था, बट इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल कर रही थी इंडिया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम सेकंड, जो मुगल एम्पायर थे उस टाइम के। हालांकि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको हराया था, तो मजबूर हो गए थे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करने पे। उन्होंने पूरे बंगाल रीजन को अपने कब्जे में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने। अब उनके पास पूरा कंट्रोल था। तो हम देख लेते हैं कि कोई भी देश अगर चलाना होगा तो उसके लिए हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक तो आर्मी और दूसरा इकोनॉमी। जो उनके पास अब दोनों थे, क्योंकि आर्मी भी थी अब उनके पास और उनके पास इकोनॉमी भी अब थी। उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट की थी इंडिया में। दीवानी राइट्स उनके पास आ गए थे। उन्होंने काफी सारे टैक्सेस लगा लिए थे, जिससे काफी सारे हमारे किसान जो थे वो परेशान हो गए थे। ये बेसिक एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इसमें। अब हम रीजंस की बात कर लेते हैं, हम काजेस की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से काजेस थे इसमें। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल काजेस कौन से पॉलिटिकल काजेस थे इसमें, जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो हम पहले बात कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस की। क्या था ये सब्सिडरी अलायंस? ये एक ऐसी चाल थी कि हिंदुस्तान को इनडायरेक्टली कंट्रोल कैसे कर ले। पैरेलली यहाँ पे दो गवर्नमेंट चलती थी, एक तो ब्रिटिश चला रहे थे और दूसरे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स की गवर्नमेंट थी, जिसपे रूल कर रहे थे राजा महाराजा। और ये राजा महाराजा ब्रिटिशर्स को पैसे दे रहे थे। क्यों पैसे दे रहे थे? कि बदले में अगर कोई भी स्टेट उनपे अटैक कर लेगा तो ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प कर लेंगे। तो अंडर दिस स्कीम हियर वी कैन से ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि अपने बंदे इन स्टेट्स में रखे थे, जिनको वो रेसिडेंट कहा करते थे। लेकिन ये रेसिडेंट क्या करते थे कि ये इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी करने लगते थे। किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रिंसली स्टेट में दखलंदाजी करने लगते थे। और जहां जहां उनको लग रहा था तो ये अपॉर्चुनिटी लेके उस स्टेट्स को एनेक्स कर लेते थे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर देख लेते हैं कि 1856 में अवध एनेक्स हो गया था। नवाब वाजिद अली शाह को हटा लिया गया था, कि कहा गया था कि ये कैपेबल रूलर तो है ही नहीं। अब इससे क्या हुआ था कि लोगों में एक वो परेशान हो गए थे कि ब्रिटिशर्स तो खुद ही डिसीजन ले रहे थे। तो उनके अंदर से एक जो जोश पैदा हो गया था कि अगेंस्ट द ब्रिटिश सेंटिमेंट्स, उनके अंदर में जोश पैदा हो गया था कि ब्रिटिश हमारे साथ ये ठीक नहीं कर रही है। तो ये एक रीजन था। दूसरा रीजन अगर हम देख लेते हैं कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो क्या था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये एक ऐसी स्कीम थी कि अगर प्रिंसली स्टेट्स में किसी राजा की डेथ हो गई और उसका अपना कोई ना बेटा है ना बेटी है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो संपत्ति है, वो डायरेक्ट ब्रिटिश ब्रिटिश के अंडर जाएगी। अगर उस राजा या महाराजा ने अपना कोई अडॉप्टेड सन रखा हो, कोई बेटी रखी हो, तो वो प्रॉपर्टी उसको नहीं जाएगी, बल्कि ये उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में जाएगी। मीन्स कि आपका अब साम्राज्य जो था वो ब्लैप्स हो चुका है। ये एक इनकी रणनीति थी कि कैसे काफी सारे स्टेट्स को इन्होंने एनेक्स कर लिया था। तो हम देख लेते हैं आगे आगे चल के हम बात करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, उनकी बात करेंगे कि उन्होंने एक अडॉप्टेड सन रखा था, नाना साहिब। तो उनका मूड खराब हो गया था। तो जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया था तो उनका मूड खराब हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि ब्रिटिश ऐसे कैसे कर सकती है। तो उन्होंने रिवोल्ट कर लिया था। तो ये हमारे पास कुछ काजेस थे जिनकी वजह से, पॉलिटिकल काजेस थे जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि रिलीजियस एंड सोशल काजेस क्या थे, हम देख लेते हैं कि पहले कन्वर्जेंस ऑफ इंडियंस। क्या था कन्वर्जेंस ऑफ इंडियंस? तो हम देख लेते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो भारत में आया था, उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिट किया गया था कि आप इंडिया आए
और अपना जो आप तुम्हारा रिलीजन जो है आप उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, आप उसको फैला सकते हैं इंडिया में। तो उन्होंने यहाँ पे लोअर क्लासेस, वुमेन्स, ट्राइबल लोगों को टारगेट किया, उनको कन्वर्ट करने लगे, वो अपने मजहब में क्रिश्चियनिटी फैलाने लगे हैं। ये एक रीजन था। अबॉलिशन ऑफ सती 18 हम देख लेते हैं कि 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक। हालांकि ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो हमारे काफी इंडियन रिफॉर्म्स ने भी योगदान रहा था। इफ यू टॉक अबाउट द ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पर कुछ सेक्शंस को ऐसा लग रहा था कि ये हमारे रिलीजियस और सोशल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे। Hence they were thinking that it's a cultural destruction। वो मान रहे थे कि ये तो कल्चरल डिस्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट कर लिया था। तो इकोनॉमिक काजेस हमारे पास काफी सारे हैं। हम देख लेते हैं कि ये एक ऐसा पीरियड था कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो उसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से ले रहे थे, वहां उसको मशीन्स में प्रोसेस करके फिर वो माल जो है वापस इंडिया ला रहे थे। तो हम देख लेते हैं कि इंडियंस को अपना ही माल उनको पैसों से खरीदना पड़ता था जो उनका खुद का ही है। और जो वो हमारी जितनी जितनी भी यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई, वो बर्बाद हो गई। जो लेबरर्स यहाँ पे थे वो मशीन के सामने तो टिक पाए ही नहीं, मशीन गुड्स के सामने टिक पाए ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री छोड़ ली थी और खेती करने लगे थे। अब खेती में भी ब्रिटिशर्स ने काफी सारे टैक्सेस लगा दिए थे। लैंड जितने भी सेटलमेंट्स आए थे, परमानेंट सेटलमेंट आया था, रोहितवाड़ी सेटलमेंट आया था, महलवाड़ी सेटलमेंट आया था, तो जितने भी सेटलमेंट्स आए थे उन्होंने किसान उन सब में किसानों की हालत बुरी हो गई थी। जमींदारों को काफी सारा पावर दिया गया है कि किसानों को और ऑपरेस ऑपरेस कर ले। दूसरी बात ये थी कि किसानों को कोई चॉइस नहीं थी अपने पास कि वो अपने खेत में क्या उगा सकते, कि चावल दाल, उनको तो फोर्स किया जाता था कि आपको कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाने हैं इसमें, लाइक इंडिगो, कॉटन। ये सब उगाते उगाते उनको अपना पेट भी नहीं भर पा रहे थे वो। और अगर उनको कुछ बचता था कि जो वो कमा रहे थे, जो वो उगा रहे थे, उस पे ब्रिटिशर्स ने इतने सारे टैक्सेस लगा दिए थे कि उनकी हालत मरने के बराबर हो गई थी और काफी सारे मर भी गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ था, ऑपरेसिव मेजर्स जो जमींदारों ने वो तो था ही था, फेमाइंस काफी सारे आ गए थे। तो ये हम देख लेते हैं कि देवर द मैन मेड फेमाइंस, क्योंकि लोगों को कुछ वो उगाते थे लेकिन उनको बेचना पड़ता था, वो मनी लॉन्ड्रिंग करनी पड़ती थी, जमींदार उसको देना पड़ता था, उनके पास खुद ज्यादा तो रहते नहीं थे क्योंकि टैक्सेस इतने ज्यादा हाई थे। तो वो खुद के पास उनको कुछ पैसा बचता नहीं था, कुछ अनाज बचता नहीं था जिससे वो अपना पेट भर सकते थे। तो ये एक गुस्सा था किसानों में कि वो रिवोल्ट करने पे मजबूर हो जाए। उसके बाद अब इमीडिएट काजेस पे अगर हम बात कर लेते हैं कि इमीडिएट काज हम देख लेते हैं कि एक रूमर फैला दिया गया कि न्यू एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज जो इंट्रोड्यूस किए गए थे उनमें काउ एंड पिग फैट है, मतलब उसमें चर्बी जो है वो गाय और सुअर की है। तो थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहता हूं कि क्या था ये। हालांकि इंडियंस में रेवोल्यूशनरी जोश तो पहले था ही था, लेकिन इसकी वजह से एक चिंगारी लगी थी उसमें। एनफील्ड राइफल्स जो थे वो, उसमें जो एक कार्ट्रिज था जिसमें गोलियां रहती थी वो सील सील्ड रहा था। वो सील को खोलने के लिए एक पेपर उसमें रैप किया गया था। वो पेपर अगर आपको वो निकालना है, वो गोलियां इसमें डालनी है, तो वो पेपर आपको मुंह से खोलना पड़ता था। अब यहाँ ये रूमर फैला गया था कि वो पेपर जो है वो बना किससे है, वो चर्बी से बना है। किसकी चर्बी से बना है, वो काऊ की चर्बी से और पिग की चर्बी से बना है, सुअर की चर्बी से बना है। अब जो है सुअर मुसलमानों के लिए हराम है और हिंदुओं की बात करें तो उनके लिए तो गाय पवित्र है। ये सब रिफ्यूज करने के लिए उन मंगल पांडे 1857 में उसने रिफ्यूज कर लिया कि मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा। उसको तो फांसी दी गई, लेकिन बाकी सारे स्पाइस ने भी रिवोल्ट कर लिया कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। काफी सारों को तो 85 सोल्जर्स जो मेरठ में थे उनको तो प्रिजन में डाल दिया गया। लेकिन ये था कि ये स्टार्ट तो पहले मेरठ से हो गया था, मार्च 1857 में पहले स्टार्ट तो मेरठ से ही हो गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि काफी सारे सेंटर थे, कानपुर था, लखनऊ, दिल्ली, झांसी, ग्वालियर,
बरेली, आरा, बिहार, ये सारे इसके सेंटर्स थे। हालांकि इससे ज्यादा भी सेंटर्स थे, लेकिन ये मेन सेंटर्स थे जहां पे ये रिवोल्ट पहले स्टार्ट हुआ था। कैसे स्टार्ट हुआ था? जो पहले हमने बात करी थी कि मेरठ से हुआ था, मंगल पांडे से स्टार्ट हुआ था मेरठ, मई 1857 में। उसके बाद क्या हुआ था कि मई 11 1857 स्पॉइज ने डिक्लेयर किया बहादुर शाह जफर को एज एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। वो दिल्ली मार्च हो गए थे। अब बहादुर शाह जफर तो काफी एजेड थे, 72 75 उनकी एज हो गई थी। हालांकि ब्रिटिशर्स ने उनको भी काफी सारा सता दिया था। सिपॉइज ने बोला कि बहादुर शाह जफर वो एक लीडर बन जाएंगे 1857 रिवोल्ट के। हालांकि लीडर तो वो बन गए, बट इफेक्टिव लीडर तो नहीं बन पाए। कि हम लास्ट में ये देख सकते हैं कि ये एक रीजन रहा है फेलियर का। हालांकि देवर डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। हम देख लेते हैं कि सितंबर आते आते 1857 सितंबर आते आते ब्रिटिशर्स ने इन सब की हालत बुरी कर ली। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को खूनी दरवाजे पर लटका दिया। खुद बहादुर शाह जफर को रंगून उन्होंने बेच दिया था। तो पूरा सप्रेस कर लिया था। दिल्ली में जितना भी स्टार्ट हुआ था रेवोल्यूशनरी स्टेप्स, वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस कर लिया था सितंबर आते आते। बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी, उनका रिवोल्ट सप्रेस कर दिया गया था वहां पे। नाना साहिब जो थे एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, कानपुर से लड़ रहे थे। हालांकि उनके ब्याह पे तो तांतिया तोप लड़ रहे थे। नाना साहिब को तो फिर नेपाल, वो तो नेपाल भाग गए थे, और तांतिया तोप को तो पब्लिकली फांसी दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रहे थे। हालांकि काफी सारी डेयरिंग दिखाई थी उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, लेकिन लास्ट में ये भी हार जाती है। और 1857 सितंबर टू दिसंबर, ये सारी घटना घटी थी इसके बीच में 1857। तो हम देख लेते हैं कि क्या रीजंस थे फेलियर जो हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 तो ब्रिटिशर्स ने ब्रूटली सप्रेस किया था। तो कौन से रीजंस रहे थे, क्या रीजंस रहे थे कि क्यों ये रिवोल्ट जो है फेल हो गया? हम पहले बात कर लेते हैं कि सॉरी हम पहले बात कर रहे थे कि ये लिमिटेड अपराइजिंग्स थी। लिमिटेड अपराइजिंग्स मतलब कि मिडिल क्लास ने इसमें कोई सपोर्ट नहीं किया था, अपर क्लास ने तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। साउथ के स्टेट जितने भी थे वो अनअफेक्टेड रहे थे। पंजाब स्टेट अनअफेक्टेड रहा था, कश्मीर अनअफेक्टेड रहा था। यहाँ से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था इस रिवोल्ट में। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड था ये रिवोल्ट। नो इफेक्टिव लीडर्स, पहले ही बता दिए बहादुर शाह जफर 72 75 की एज थी उनकी। तो एक अच्छे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाए वो, कि जो ये रिवोल्ट काफी टाइम के लिए सस्टेन कर पाए थे। इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज जितने भी सब वो तो ब्रिटिशर्स ने उन पे कंट्रोल ले लिया था। उनके पास मॉडर्नाइजिंग चीजें थी, हर एक चीज उनके पास थी। तो उन्होंने काफी इसमें कंट्रोल ले लिया था। क्या हुआ था, इस आखिर में क्या था इसमें? तो जैसे रिवोल्ट खत्म हो गया था तो ब्रिटिशर्स ने पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिशर्स ने इसको क्राउन में ले लिया था, इंडिया को अब ब्रिटिश क्राउन में ले लिया था। ये तो अनाउंस किया गया था लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। हालांकि लॉर्ड कैनिंग तो कंटेम्प्रेरी गवर्नर जनरल थे तब जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। और उसके बाद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओवरटेक क्वीन विक्टोरिया ने किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था कि अब गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर दिया गया है कि वॉइस राय से। 1857 के बाद हम देख लेते हैं काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हो गए थे। जैसे हम देख लेते हैं कि इमीडिएट काज जो हमने अभी पढ़ा है, ग्रीज कार्ट्रिज जो इंट्रोड्यूस कर दिए थे उसको हटा दिया गया था, क्योंकि उनको लगा था कि अगर हम इसके बाद और एक रिवोल्ट ऐसा हो गया, और एक रिवोल्ट अगर यही थोड़ा सा फैल गया इंडिया में, तो हमें तो यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हो गए थे वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए थे। कहाँ कहाँ सेंटर थे इसके वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। और कौन से की इंपॉर्टेंट फिगर्स, इंडियन लीडर्स जो इसमें इन्होंने सपोर्ट किया था, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। So I have tried to capture this whole part in a short lecture. So hope you will understand the insights of this revolt of 1857. Thank you.